नमस्कार दोस्तों, मैं प्रखर गुरुजी आप सभी का अपने YouTube चैनल प्रखर गुरुजी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों ने विगत कुछ दिनों से देखा होगा कि पूरे भारत में किसानों के नाम पर आंदोलन उग्र स्थिति पर है। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में किसान उग्र आंदोलन कर रहे हैं और इन आंदोलनों का प्रभाव दिल्ली में भी दिखाई देने लग गया। यद्यपि लोकसभा और राज्यसभा ने इन दोनों अध्यादेशों को अपनी मंजूरी दे दी है और महामहिम राष्ट्रपति ने भी इस बिल को कानून बनाने के लिए हस्ताक्षर कर दिए हैं, पर विपक्ष यह कह रहा है कि यह अध्यादेश उसके लिए किसानों के लिए प्राणघातक सिद्ध होगा और सत्ता पक्ष का यह कहना है कि यह किसानों को और सशक्त और मजबूत करने की दिशा के लिए लाए गए कानून हैं, जिससे किसानों की आर्थिक वृद्धि होगी और वह आर्थिक रूप से मजबूत होंगे। आइए हम सब जानते हैं कि इन दोनों में कौन सच और कौन झूठ, किस दिशा में यह बात जा रही है। मैं आपके सामने कुछ प्रश्न रखना चाहता हूं जो मूल रूप से मेरे ही विद्यार्थियों के द्वारा मेरे पास भेजे गए हैं और उन विद्यार्थियों के द्वारा भेजे गए प्रश्नों का उत्तर जो मैंने इस एक्ट को पढ़ करके प्राप्त किया है और विभिन्न माध्यमों से भी जो प्राप्त किया है वह आपके बीच में रखना चाह रहा हूँ। सबसे पहले तो जिन कृषि अध्यादेशों की बात की जा रही है जो अब कानून बन चुका है, इन किसान बिलों के विषय में मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। किसान बिल कह करके विपक्ष और सत्ता पक्ष इसको सामान्य भाषा में जनता के बीच में प्रस्तुत करना चाह रहा है, परंतु आप सभी को यह विदित होगा कि सरकार ने जिस बिल के माध्यम से या जिस कानून को बनाया है उस कानून में 3 खंडों में उस कानून को लाया गया था। सरकार ने 3 अध्यादेश पारित किए थे जिसको मंजूरी राष्ट्रपति जी ने अब दी है और वह कानून की शक्ल ले चुका है, जिसमें से पहला कानून था कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार अधिनियम 2020। हम 2020 इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यह कानून 2020 में इसको बनाया गया है और यह 2020 से लागू होगा। दूसरा जो विधेयक का सरकार लेकर के आई थी संसद में, उसका उसने नाम रखा था कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण अधिनियम 2020। और तीसरा बिल जो सरकार लेकर के आई थी वह है आवश्यक वस्तु सेवा संशोधन अधिनियम 2020। यह 3 विधेयक मुख्य रूप से सरकार लेकर के आई थी, जिन्हें शॉर्टकट में जनता को समझाने के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों किसान बिल का नाम दे रहा है। आइए अब मैं इससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न जो मेरे विद्यार्थियों ने मुझसे पूछा है उसका उत्तर देता हूं और उसके विषय में आप लोगों से चर्चा करता हूं। मेरे एक विद्यार्थी ने मुझसे प्रश्न पूछा है कि क्या सर न्यूनतम समर्थन मूल्य का MSP का इस बिल से लेना देना है और अब उसका क्या होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि विपक्ष यह कह रहा है कि किसान बिल असल में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य न देने की सत्ता पक्ष की साजिश है। सच्चाई यह है कि किसान बिल का न्यूनतम समर्थन मूल्य से कोई लेना देना ही नहीं है। MSP लगातार दी जा रही है और दी जाती रहेगी। आप सभी को यह पता भी होगा कि इन दोनों बिलों के पास पारित होने के बाद ही कृषि मंत्री ने लोकसभा में रबी फसल के लिए 6 प्रमुख फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कर दी और उससे यह साबित भी करने का प्रयास किया कि वह न्यूनतम समर्थन मूल्य से किसान के साथ कोई छेड़छाड़ करने वाली नहीं है। इसके बाद मेरे दूसरे विद्यार्थी ने मुझसे प्रश्न किया है कि क्या मंडी व्यवस्था इस पूरे देश से समाप्त की जा रही है या मंडियों को इस देश से हटा दिया जाएगा तो किसान अपना सामान कहाँ बेचेगा। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि विपक्ष लगातार यह कह रहा है कि यह नए कानूनों के अंतर्गत हम मंडियों को समाप्त कर देंगे, सरकार मंडियों को समाप्त कर देगी और उसके पश्चात इस देश का किसान जो है वह पूंजीपतियों का गुलाम हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। नए कानून में भी मंडियों को किसी भी प्रकार से छुआ नहीं गया है और मंडियों की व्यवस्था को समाप्त किया ही नहीं गया है, बल्कि किसानों को मंडियों के साथ साथ अपने अनाज को बाहर के ओपन मार्केट में भी बेचने की छूट यह विधेयक देता है, यह कानून देता है। यह सामान्य भाषा में विपक्ष लोकसभा और राज्यसभा से भी कह रहा है। जब भी यह विधेयक इंट्रोड्यूस हुआ उस समय से लेकर के लगातार जनता के बीच में भी विपक्ष यह कह रहा है कि यह
किसानों की यह बिल किसानों के खिलाफ है, परंतु वह यह नहीं बता रहा है कि यह किसानों के खिलाफ क्यों है। उसके लिए उसने दो ही प्रश्न दिए थे कि एमएसपी समाप्त कर दी जाएगी और मंडी व्यवस्था समाप्त कर दी जाएगी। यह मूलतः दो ही प्रश्नों के विपक्ष उठा रहा है, किंतु सच्चाई यह है कि यह किसान जो बिल सरकार लाई है, यह किसानों को इससे आज़ादी दी जा रही है। यह किसानों के लिए ओपन मार्केट की तरफ बढ़ने का एक साधन बनेगा। वह किसान जो है अपनी फसल को कहीं पर भी किसी भी व्यक्ति के पास बेच सकता है। इससे केंद्र सरकार भी का जो वन नेशन वन मार्केट का जो सपना लेकर के केंद्र सरकार आ रही है और मोदी सरकार लगातार उस पर काम कर रही है, वन मार्केट वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन मार्केट, इस व्यवस्था में सरकार का एक और कदम आगे बढ़ने की तरह है। बड़ी फूड प्रोसेसिंग कंपनियां जो फूड सेक्टर में काम करती हैं और लगातार खाद्य प्रसंस्करण की दिशा में काम कर रही हैं, जैसे अचार उद्योग है और अन्य उद्योग जो काम करते हैं, गन्ना के संबंधित उद्योग हैं, कॉफ़ी संबंधी उद्योग हैं, चाय संबंधी उद्योग हैं, यह कंपनी सीधा किसानों के साथ भी पार्टनरशिप कर सकती है और ज़्यादा मुनाफा किसानों को इससे प्राप्त होगा। मेरे एक विद्यार्थी ने मुझसे प्रश्न किया है कि क्या कॉन्ट्रैक्ट करने के नाम पर बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे देश के किसानों को ठगेंगी नहीं, क्या किसानों का शोषण नहीं करेंगी? जबकि सच्चाई यह है कि समझौते में किसानों को यह अधिकार दिया गया है इस अधिनियम में, इस विधेयक में, कि जो पहले से तय है कंपनी उस मूल्य से ही किसान से उपज खरीदेगी। लेकिन किसान जब उसको यह लगे कि उसके हितों की रक्षा कंपनी नहीं कर पा रही है या कंपनियों के साथ उसके हितों की रक्षा नहीं हो पा रही है, तब वह चाहे तो वह अपने इस करार से बाहर भी आ सकता है। कंपनियों को उसके कंपनियों के साथ अपने समझौते को वह समाप्त भी कर सकता है। किसान उस समझौते से हटने के लिए स्वतंत्र है और इसके लिए उस पर कोई भी प्रकार की पेनाल्टी ना तो कंपनी और ना ही कोई अन्य एजेंसियां लगा सकती हैं। यह स्पष्ट करना चाहूँगा कि किसानों के ऊपर कोई भी पेनल्टी ना तो कंपनी और ना ही अन्य संस्थान लगा सकते हैं और किसानों को यह अधिकार यह अधिनियम में दिया गया है कि वह कभी भी समझौते से बाहर हो सकते हैं। एक और प्रश्न जो इस बीच में बहुत ज़्यादा उठा है वह यह है कि किसानों की ज़मीन जो है वह पूंजीपतियों को दे दी जाएगी और पूंजीपति जो है वह किसानों का शोषण करेंगे। लगातार उनकी ज़मीन को हथिया लिया जाएगा और इसके बाद जो किसान है वह किसानी छोड़ करके मजदूर बन जाएगा। दोस्तों, मैं इस बारे में यहाँ बताना चाहूँगा कि इस बिल में साफ साफ और एकदम स्पष्ट प्रावधान किया गया है। इसके लिए केंद्रीय कृषि मंत्री ने लोकसभा में जो अपना बयान दिया था इस बिल को पास कराने के लिए, वह आप सुन सकते हैं। कृषि मंत्री ने भी यह स्पष्ट किया है और बार बार इस बिल में साफ कहा गया है कि किसानों की ज़मीन ना तो बिक्री की जा सकती है, न लीज पर ली जा सकती है और ना उसको गिरवी रखा जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ कंपनी या एजेंसी जो उस किसान के साथ समझौता कर रही है वह फसल का ही समझौता कर सकती है। फसल के अलावा किसान की जमीन और किसान की भूमि न तो कंपनी लीज पर ले सकती है, ना तो वह उसको गिरवी रख सकती है और ना ही किसान की ज़मीन खरीदी जा सकती है। यह ज़मीन जो है उस पर मालिकाना हक किसान का ही होगा और कंपनी सिर्फ और सिर्फ उससे एक फसल का ही समझौता कर सकती है। यहाँ पर फसल का मतलब यह है कि जो किसान जो है एक समय पर लगाएगा और किसान जिस फसल के लिए वह उसको कंपनी के साथ टाई अप करेगा वह फसल किसान लगा करके कंपनी को बेचेगा और कंपनी उस किसान की फसल को खरीदेगी। अंतिम प्रश्न जो मेरे बीच में आया है वह यह है कि किसान बिल से बड़े कॉरपोरेट को फ़ायदा होगा, किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और किसानों को जो नुकसान होगा उसकी भरपाई कैसे की जाएगी। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पीपीपी मॉडल पर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर या कंपनियों के साथ किसान जो समझौते कर रहे हैं वह केवल इसी विधेयक या इसी अधिनियम तक सीमित नहीं है। इससे पहले भी किसान जो हैं वो कॉरपोरेट के साथ मिलकर के कई राज्यों में काम कर रहे हैं। जैसे
बड़े बड़े कॉरपोरेट सेक्टर में काम भी हो रहे हैं कई राज्यों में। आप इसको देख सकते हैं कि किसान गन्ना, चाय, कॉफ़ी जैसी नगदी फसल को उगा करके डायरेक्ट कंपनियों को उसको सेल कर रहा है, और उसके कारण जो किसान हैं वह कॉरपोरेट के साथ मिल करके पैसा भी और आर्थिक फ़ायदा भी प्राप्त कर रहा है। यह अभी कुछ ही क्षेत्रों में सीमित है, बहुत कम एरिया में यह क्षेत्र सीमित है। इस विधेयक के आने के बाद, इस अधिनियम के आने के बाद इस सिस्टम में विस्तार की संभावना बढ़ेगी, और हो सकता है कि किसान इस सिस्टम से आगे बढ़ करके और अधिक लाभ कमा सके। छोटे किसान सीधा कंपनियों को अपना सामान बेच सकेंगे और उससे तकनीक प्राप्त कर सकेंगे, और तकनीक के कारण कृषि में आत्मविश्वास आएगा, मशीनरीकरण को बढ़ावा मिलेगा, और कृषि जो है वो औद्योगिक रूप से इस्तेमाल हो सकेगी। नगदी फसलों को बढ़ावा मिलने के साथ साथ किसान जो है वह डायरेक्ट जब कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़ेगा तो उसे खेती के जो मूल सिद्धांत हैं, जो व्यापारिक खेती कही जाती है, या जो कृषियों में, कृषि सेक्टर में यह कहा जाता है कि जो व्यावसायिक खेती, जिसमें किसान जो है अपने व्यवसाय के लिए फसल उगाता है, ऐसी खेती को बढ़ावा मिलेगा और किसान जो है वह आर्थिक रूप से मजबूत हो सकेगा। तो दोस्तों, यह मुख्यतः 6 प्रश्न जो अभी तक मेरे विद्यार्थियों ने मुझसे पूछा, मैंने आप लोगों के बीच में रखा है। कुछ समय के बाद इसके अन्य प्रश्नों को भी मैंने अपने विद्यार्थियों से आमंत्रित किया है, वह और प्रश्न भेजेंगे। मैं उन प्रश्नों का जवाब ढूंढ करके ला करके कृषि विस्तार के इस क्षेत्र में लाने का प्रयास करूंगा। आप सभी के बीच में आने का कोशिश करूंगा, प्रयास करूंगा कि अधिक से अधिक मैं इस विषय पर आपको जानकारी दे सकूं। कोरोना संकट काल बहुत बढ़ा हुआ है, इसलिए अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने आप को मजबूत बना करके रखिए। भ्रम में मत पड़िए, सत्य के साथ रहिए और अपने संवैधानिक अधिकारों और संवैधानिक कर्तव्यों का बहुत अच्छे से पालन करिए। नमस्कार।